जरा सोचिए, एक फिल्म का बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है और मुख्य किरदार रोते हुए कहता है कि राम ने राम का खाना खा लिया है और अब राम राम की गाड़ी से राम के ऑफिस जाएगा। मतलब ये सुनने में कैसा लग रहा है? ये तो बिल्कुल किसी मशीनी रोबोट की तरह लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई खराब एआई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। भाषा का जो एक प्राकृतिक प्रवाह है ना, जो उसकी इंसानियत और सुंदरता है, वो तो पूरी तरह से गायब ही हो गई है इसमें। बहुत ही अटपटा और उबाऊ है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की नींव पड़ती है। अगर भाषा रोबोटिक ना लगे तो इसके लिए ही ना व्याकरण में एक बहुत ही शानदार आविष्कार हुआ था। आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने टेक्स्ट हुक रिवीजन की जो स्रोत सामग्री है, उसके जरिए हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सर्वनाम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम बस नियमों को रटने नहीं वाले, क्योंकि रटने से सिर्फ जानकारी का बोझ बढ़ता है। हाँ, और सही कहा आपने। इस पूरे स्रोत सामग्री को जब मैंने खंगाला तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरी कि व्याकरण दरअसल हमारी सोच का ही गणित है। आज के इस विश्लेषण में ना हम बिल्कुल बुनियादी तर्कों से शुरुआत करेंगे, जैसे कि संज्ञा को हटाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम ये समझेंगे कि बातचीत के दौरान इशारे करने में या वाक्यों को जोड़ने में हमारा दिमाग आखिर कैसे काम करता है। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि इन शब्दों के रूप कैसे बदलते हैं, और अंत में एक वाक्य का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्रोत सामग्री के सबसे पहले और गहरे बिंदु पर आते हैं, जो है पार्ट 1, यानी सबका नाम। नोट्स में सर्वनाम की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही सरल है। हाँ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है सर्व, जिसका मतलब है सबका, और नाम, जिसका मतलब है संज्ञा, यानी सबका नाम। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल ये आता है कि जब हमारे पास पहले से ही दुनिया की हर चीज का नाम मौजूद है, हर इंसान, जानवर, जगह की अपनी एक संज्ञा है, तो फिर इन नए शब्दों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ना भाषा के विकास और हमारे दिमाग की सुगमता में छिपा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कॉग्निटिव लोड, या जिसे हम कहते हैं ना, दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को कम करना। बार बार एक ही नाम लेने से वाक्य बहुत भारी हो जाता है, जैसा कि शुरुआत में हमने उस फिल्म वाले उदाहरण में देखा। तो वाक्य को सुगम और तेज बनाने के लिए एक रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी था, और स्रोत सामग्री में इस रिप्लेसमेंट को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी गई है, जिसे प्रॉक्सी लॉजिक कहा गया है। अगर हम इसे क्रिकेट के खेल से जोड़ें ना, तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है। अरे हाँ, वो क्रिकेट वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, मान लीजिए विराट कोहली फील्डिंग करते हुए बाहर चले गए, तो उनकी जगह पर एक सब्स्टिट्यूट यानी प्रॉक्सी खिलाड़ी मैदान पर आता है। वो नया खिलाड़ी असली खिलाड़ी का ही काम कर रहा होता है। हाँ, वो फील्डिंग करेगा, कैच पकड़ेगा, लेकिन वो विराट कोहली नहीं है, वो सिर्फ उनका प्रतिनिधि है। बिल्कुल ठीक वैसे ही वाक्य के मैदान में संज्ञा की जगह सर्वनाम आता है। ये संज्ञा का प्रॉक्सी है जो भाषा का खेल रुकने नहीं देता। बहुत खूब। ये प्रॉक्सी वाला काम हिंदी में मुख्य रूप से 11 मूल शब्द करते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 शब्द भाषा के कच्चे माल की तरह हैं। लेकिन अगर हम इनके भेदों की बात करें, यानी इन्हें किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, तो वे केवल 6 होते हैं। अक्सर लोग इन दोनों आंकड़ों के बीच 11 मूल शब्द और 6 भेद बुरी तरह उलझ जाते हैं। ये उलझन तो मुझे भी होती थी। 11 और 6 का ये गणित समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास 11 अलग अलग तरह की चाबियां हैं, मतलब मूल शब्द हैं, लेकिन उन्हें रखने के लिए जो डिब्बे या बक्से बनाए गए हैं वे सिर्फ 6 हैं। ये 6 बक्से हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। चलिए इस प्रॉक्सी लॉजिक को कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए वाक्य है, राम स्कूल गया। यहां राम संज्ञा है। बिल्कुल। अब अगर हमें आगे की बात बतानी है तो हम कहेंगे उसने खाना खाया। यहाँ उसने सर्वनाम है जिसने राम को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। वाक्य का वजन हल्का हो गया। फिर हम कह सकते हैं वह पढ़ने बैठा। यहाँ वह भी एक सर्वनाम है। तो अगर इस पूरी शुरुआती चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात बस इतनी सी है
कि सर्वनाम का मुख्य काम संज्ञा को रिप्लेस करना है ताकि भाषा उबाऊ ना लगे। इसके कुल मूल शब्द 11 हैं, लेकिन इसके आधार या भेद 6 हैं। अब संज्ञा को तो हमने रिप्लेस कर दिया, लेकिन एक और बड़ी उलझन है। वो क्या? मतलब जब दो जीते जागते इंसान आपस में बात कर रहे हों और किसी तीसरे इंसान की चुगली या चर्चा कर रहे हों, तब भाषा इन तीनों को कैसे अलग करती है? हाँ, तो यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम और टॉकिंग लॉजिक। भाषा की यह खूबी पुरुषवाचक सर्वनाम के जरिए सामने आती है। जो सर्वनाम पुरुष यानी किसी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक कहलाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि दुनिया की कोई भी बातचीत, चाहे वो संसद में हो या चाय की टपरी पर, हमेशा 3 ध्रुवों के बीच घूमती है। अच्छा। हाँ, एक वो जो बोल रहा है, दूसरा वो जो सुन रहा है, और तीसरा वो जिसके बारे में बात हो रही है, जो वहां मौजूद नहीं है। यानी व्याकरण की भाषा में कहें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ स्रोत सामग्री में इसे याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है, जिसे ट्रायंगल लॉजिक कहा गया है। ये वाकई एक मनोवैज्ञानिक त्रिकोण की तरह काम करता है। त्रिकोण के शीर्ष पर उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम का मतलब ही है सबसे श्रेष्ठ। इंसानी फितरत है ना कि हर इंसान खुद को अपनी कहानी का हीरो यानी सबसे श्रेष्ठ मानता है। इसलिए बोलने वाला व्यक्ति हमेशा उत्तम पुरुष होता है, यानी मैं और हम। त्रिकोण के दूसरे कोने पर मध्यम पुरुष है, यानी वो व्यक्ति जो सामने मौजूद है, जो बात सुन रहा है, तुम। और तीसरे कोने पर अन्य पुरुष है, यानी वह जो दूर है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। इस त्रिकोण को समझ लेने के बाद गलतियां होने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ हिंदी भाषा की एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक बारीकी भी है। अंग्रेजी में सामने वाले के लिए सिर्फ एक शब्द है, यू, लेकिन हिंदी में हम आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आप भी मध्यम पुरुष की ही श्रेणी में आता है। ही बात कर रहा है। मध्यम पुरुष के लिए तुम क्या कर रहे हो, और अगर सम्मान देना हो तो आप कहाँ रहते हैं। यहाँ तुम और आप दोनों ही सुनने वाले के लिए हैं, और अन्य पुरुष के लिए वह बहुत ईमानदार है। यहाँ बात किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति की हो रही है जो शायद वहाँ है ही नहीं। तो बातचीत का ये त्रिकोण पूरी तरह स्पष्ट है। मैं यानी वक्ता, तुम या आप यानी श्रोता, और वह या वे यानी तीसरा व्यक्ति। अब इंसानों की बात तो सुलझ गई, लेकिन मान लीजिए कि किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी वस्तु या किसी अनजान आहट की बात हो रही है, तब हमारा दिमाग कैसे काम करेगा? ये बहुत ही रोमांचक स्थिति है। मतलब हम पार्ट 3 में आ गए, इशारा और संदेह। मान लीजिए कि कोई एक कमरे में खड़ा है, एक तरफ एक मेज रखी है और देखने वाला पूरी तरह से श्योर है, पक्का है कि वो उसकी अपनी मेज है। दूसरी तरफ उसे दरवाजे के पीछे कोई रहस्यमयी आहट सुनाई देती है, और वहां सिर्फ संदेह है, अंदेशा है। क्या इन दोनों बिल्कुल अलग अलग मानसिक स्थितियों के लिए व्याकरण एक ही सर्वनाम का इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग निश्चितता और अनिश्चितता को बहुत अलग तरीके से प्रोसेस करता है, और भाषा ने इसी दिमागी प्रक्रिया के लिए अलग अलग शब्द गढ़े हैं। जब वस्तु पास या दूर हो लेकिन पूरी तरह से तय हो, तब निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ संदेह हो, कोई पक्की जानकारी न हो, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैदान में आता है। इस कंसेप्ट को शीशे की तरह साफ करने के लिए ना, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मजेदार तरीका सुझाया गया है, उंगली लॉजिक या द फिंगर पॉइंट ट्रिक। अगर हम असल जिंदगी में से आजमा कर देखें, तो अगर कोई इंसान अपनी उंगली उठाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ एक सटीक निशाना लगाकर कह सके कि ये मेरी चीज है, तो वो निश्चित है, यानी निश्चयवाचक है। और दूसरी तरफ अगर उंगली तो उठे, लेकिन वो किसी एक बिंदु पर ना रुककर हवा में ऐसे ही गोल गोल घूमती रहे और इंसान कहे कि वहां कोई है, तो ये हवा में तीर चलाने जैसा है, ये अनिश्चयवाचक है। बिल्कुल। आइए इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देखते हैं। पहला, ये मेरी कार है। यहाँ कार पास है, उंगली का सटीक इशारा है, तो ये निश्चयवाचक है। दूसरा, वे तुम्हारे मित्र हैं। मित्र दूर खड़े हैं पर निश्चित हैं, तो ये भी निश्चयवाचक है। अब अनिश्चयवाचक की तरफ आते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ बात किसी प्राणी की हो रही है, पर वो है कौन ये नहीं पता। हवा में तीर है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक है। और अनिश्चयवाचक का एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, दाल में कुछ काला है।
यहाँ बात किसी वस्तु या परिस्थिति की है जो अनिश्चित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अज्ञात प्राणियों के लिए कोई का इस्तेमाल होता है और अज्ञात निर्जीव वस्तुओं या बातों के लिए कुछ का इस्तेमाल होता है। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है, जिसे लेकर अक्सर लोग गच्चा खा जाते हैं। उंगली का सटीक निशाना निश्चयवाचक है और हवा में तीर अनिश्चयवाचक है, ये तो ठीक है, लेकिन एक शब्द है वह, जो बहरूपिया बन सकता है। हाँ, ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। अगर वह शब्द किसी इंसान के लिए आता है, जैसे वह सो रहा है, तो वो अन्य पुरुष है। लेकिन अगर वह शब्द किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है, जैसे वह मेरी मेज है, तो वह निश्चयवाचक है। व्याकरण में शब्द का काम तय करता है कि वो किस बक्से में जाएगा। ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। अब हमने निश्चित और अनिश्चित चीजों को तो पहचान लिया, लेकिन भाषा सिर्फ टुकड़े टुकड़े में सीधे वाक्य तो नहीं बोलती। तो पार्ट 4 में हम आते हैं जुड़ाव और जिज्ञासा पर। कभी कभी हमें वाक्यों को आपस में जोड़ना पड़ता है या फिर कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या कुछ सर्वनाम ऐसे भी होते हैं जो हमेशा जोड़े में चलते हैं, बिल्कुल किसी जुड़वां भाइयों की तरह, जो एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे लगते हों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भाषा में जब भी एक बात दूसरी बात पर निर्भर करती है, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम का जन्म होता है। ये वाक्य में एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं। ये हमेशा जो, सो, जैसा, वैसा जैसे जोड़ों में ही सांस लेते हैं। और इसी के साथ आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो दिमाग की जिज्ञासा शांत करने का काम करता है, जैसे कौन और क्या। इस जुड़ाव को याद रखने का फेविकॉल लॉजिक मुझे बहुत पसंद आया। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में बिल्कुल फेविकॉल की तरह काम करते हैं। वे दो बिखरे हुए वाक्यों को मजबूती से जोड़ देते हैं। सही कहा। अगर वाक्य में सिर्फ जो कह कर रुक जाएं, तो सुनने वाले का दिमाग हवा में झूलता रहेगा। उसे पूरा करने के लिए सो या वह लगाना ही पड़ेगा। जैसे जो पढ़ेगा, ये अधूरा है। दिमाग खुद मांग करेगा कि आगे बताओ। इसके आगे वह पास होगा, लगाना ही पड़ेगा। चलिए इन जुड़वां भाइयों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, जो सोएगा सो खोएगा। ये संबंधवाचक का बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। दूसरा, जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर। यहां जितनी और उतने जोड़ीदार हैं। अब थोड़े जिज्ञासा वाले उदाहरण देखते हैं। आज कौन आया है, ये प्रश्नवाचक है, और चूंकि ये किसी इंसान के लिए है, इसलिए कौन लगा है। वहीं थैले में क्या है, यह भी प्रश्नवाचक है, लेकिन वस्तु के लिए क्या का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ से जो निचोड़ निकलता है वो यह है कि जोड़े में आने वाले शब्द संबंध बताते हैं, यानी फेविकॉल का काम करते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह लाने वाले शब्द सवाल पूछते हैं। परीक्षा के नजरिए से यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक हिंदी में जो, सो की जगह अक्सर जो, वह या जो, वही भी आ सकता है। जैसे जो बोओगे वही काटोगे। बाहर की दुनिया जुड़ गई, सवाल हो गए, इशारे भी हो गए। अब व्याकरण का एक ऐसा चक्रव्यूह सामने आता है जहां अक्सर बड़े बड़े महारथी भी फंस जाते हैं। अब बात पार्ट 5 की करते हैं, अपनापन और स्वयं। अब बात कर्ता यानी काम करने वाले के खुद के ऊपर आती है। यहां मेरी अपनी एक बहुत बड़ी उलझन है। और वो उलझन क्या है? मान लीजिए मैं किसी से बहुत ही आदर से पूछता हूं कि आप कैसे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद अपने किसी काम के लिए कहता हूं मैं यह काम आप कर लूंगा। अब दोनों ही वाक्यों में आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन दोनों आप का मतलब बिल्कुल अलग अलग कैसे हो गया? यही वह महायुद्ध है जिसे सुलझाना सबसे जरूरी है। यहां बात हो रही है निजवाचक सर्वनाम की। इसके मुख्य शब्द हैं स्वयं, खुद, अपने आप, निज। अब उस आप वाले चक्रव्यूह को समझते हैं। जब आप शब्द का प्रयोग सामने वाले सुनने वाले को आदर देने के लिए होता है, तो वो मध्यम पुरुष होता है। लेकिन जब आपका प्रयोग कर्ता खुद के अपनेपन या सेल्फ का बोध कराने के लिए करता है, तो वो निजवाचक बन जाता है। इसका लॉजिक ये समझ में आता है कि कर्ता को ये बताने के लिए एक खास शब्द चाहिए होता है कि कोई काम उसने बिना किसी बाहरी मदद के स्वयं किया है। लेकिन इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करने का जो रिफ्लेक्शन लॉजिक है, वो बड़ा कमाल का है। बिल्कुल। निजवाचक सर्वनाम दरअसल एक आईने यानी मिरर की तरह काम करता है। रोशनी जब शीशे पर पड़ती है तो टकराकर वापस उसी स्रोत की तरफ लौटती है। ठीक वैसे ही अगर वाक्य में आया हुआ सर्वनाम वापस घूमकर कर्ता की तरफ ही इशारा करे,
तो वो निजवाचक है। ये आईने वाला लॉजिक बहुत गहरा है। इसे वाक्यों पर लागू करके देखते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहां अपने आप वापस मैं की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा, वो खुद ही पढ़ लेगा। यहां खुद का रिफ्लेक्शन वह पर पड़ रहा है। तीसरा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। और जो उदाहरण सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, मैं आप ही खा लूंगा। यहाँ आप का मतलब सामने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि कर्ता का अपना स्वयं है। रिफ्लेक्शन वापस मैं पर आ रहा है, इसलिए ये निजवाचक है। लेकिन यहां एक बहुत ही तार्किक बात उठती है। क्या कोई आईना बिना किसी असली चीज के रिफ्लेक्शन दे सकता है? नहीं ना। इसीलिए निजवाचक सर्वनाम कभी भी अकेले कर्ता बनकर वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि स्वयं स्कूल गया। ये व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल गलत होगा। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब आपका मतलब श्रोता हो तो वो मध्यम पुरुष है, और जब आपका मतलब स्वयं हो तो वो निजवाचक है। अब तक हमने सर्वनाम के सभी 6 बोधों की बहुत ही गहराई से पड़ताल कर ली है, लेकिन भाषा कोई ठहरी हुई चीज तो है नहीं। तो पार्ट 6 पर आते हैं, रूप परिवर्तन। मेरा अगला सवाल यह है कि क्या वाक्यों में प्रयोग होने पर इन शब्दों के रूप में कोई बदलाव भी आता है? मतलब क्या मैं शब्द हमेशा हर जगह मैं ही रहता है, या हालात के हिसाब से अपने कपड़े बदल लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सर्वनाम का कोई जेंडर यानी लिंग होता है? ये बहुत ही शानदार और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। व्याकरण का सख्त लॉजिक ये कहता है कि सर्वनाम शब्दों में लिंग यानी जेंडर के कारण कभी कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई लड़का है तो वो कहेगा वो पढ़ता है, और अगर कोई लड़की है तो भी कहा जाएगा वो पढ़ती है। वो शब्द दोनों के लिए बिल्कुल समान रहता है। लिंग का असर हमेशा क्रिया पर पड़ता है, सर्वनाम पर नहीं। तो फिर इन शब्दों का रूप आखिर बदलता किन वजहों से है? इनका रूप पूरी तरह से बदलता है वचन और कारक के कारण। सर्वनाम में वचन बदलने पर मैं बन जाता है हम, और वो बन जाता है वे। इसके अलावा हिंदी व्याकरण में कारक भी इनका रूप पूरी तरह से बदल देते हैं। कारक मतलब जैसे ने, को, से आदि? बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार नियम है जिसे नो संबोधन ट्रिक कह सकते हैं। हिंदी व्याकरण में वैसे तो 8 कारक होते हैं, लेकिन सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन कारक यानी पुकारने वाला कारक नहीं होता। नो संबोधन मतलब हम किसी सर्वनाम को पुकार नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का लॉजिक सोचिए। आप किसी संज्ञा को पुकार सकते हैं, किसी नाम को आवाज लगा सकते हैं, जैसे हे राम या अरे लड़के। लेकिन आप किसी प्रॉक्सी या सर्वनाम को पुकार कर ये नहीं कह सकते कि हे वह या अरे तुम। ये भाषा के मूल स्वभाव के खिलाफ है। हे वाह, इधर आना, ये बोलकर देखिए, खुद ही हंसी आ जाएगी। ये तो सच में बेतुका लगता है। चलिए वचन और कारक से होने वाले रूप परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, कर्ता रूप में मैं बदल जाता है मैंने में। दूसरा, कर्म या करण रूप में मुझे बदल जाता है मुझसे में। तीसरा, वचन परिवर्तन, एक वचन मैं बदल जाता है बहुवचन हम में। और चौथा, एक वचन वह बदल जाता है बहुवचन वे में। यहाँ एक बहुत ही आम व्याकरणिक अशुद्धि का जिक्र करना भी जरूरी है। अक्सर रोजमर्रा की बोलचाल में लोग कहते हैं ना, मेरे से, तेरे से या तेरे को। व्याकरण के लिहाज से ये पूरी तरह अशुद्ध है। इसके सही रूप मुझसे और तुझे या तुझको होते हैं। तो रूप परिवर्तन का सारांश ये है कि लिंग कभी भी सर्वनाम का बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन वचन और 7 कारक मिलकर इसका पूरा रूप बदल देते हैं। और संबोधन कारक की सर्वनाम के घर में कोई एंट्री नहीं है। अब हम इस पूरी बौद्धिक यात्रा के सबसे रोमांचक और अंतिम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। पार्ट 7, हमारा ग्रैंड फिनाले। हमने जितने भी नियम, तार्किक तरकीबें और बारीकियां समझी हैं, अब समय आ गया है कि उन सभी को एक ही वाक्य में एक साथ अप्लाई किया जाए। इसे व्याकरणिक भाषा में पद परिचय या पार्सिंग कहते हैं। हाँ, इसे हम व्याकरणिक कच्चा चिट्ठा खोलना या वाक्य का एक्सरे करना भी कह सकते हैं। अगर सामने कोई एक वाक्य दे दिया जाए तो हम इस पूरी चर्चा के ज्ञान का इस्तेमाल करके उसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे? इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में दरअसल 5 बातें बतानी होती हैं, क्योंकि वाक्य में मौजूद हर शब्द की अपनी एक निश्चित पहचान और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। हमें बताना होता है सर्वनाम का भेद, उसका पुरुष, उसका लिंग, वचन और अंत में उसका कारक।
लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली और दिमागी ट्रिक दी गई है, वीटो पावर लॉजिक। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो सच में मेरे दिमाग चकरा गया था। ये क्या है? ये एक ऐसा वीटो नियम है जो बाकी सभी नियमों पर भारी पड़ता है। यह नियम कहता है कि यदि वाक्य में यह या वह किसी संज्ञा के ठीक पहले आ जाए, तो मतलब वो सर्वनाम रहता ही नहीं है, वो रातों रात अपना रूप बदलकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। रुकिए, इसे थोड़ा और खोलते हैं। मान लीजिए वाक्य है, यह घर मेरा है। अब यहाँ यह तो एक सर्वनाम होना चाहिए ना, उंगली का इशारा हो रहा है। लेकिन ओहो, यहाँ यह के तुरंत बाद घर आ गया, और घर तो एक संज्ञा है। बिल्कुल, और यही तो वीटो पावर का कमाल है। सर्वनाम की सबसे बड़ी खासियत और उसका इकलौता काम यही है कि वो संज्ञा को हटाकर अकेले आता है। वो संज्ञा का प्रॉक्सी है। अब अगर असली खिलाड़ी यानी संज्ञा खुद मैदान पर मौजूद है तो प्रॉक्सी की क्या जरूरत? इसलिए जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है तो वो संज्ञा की विशेषता बताने लगता है और विशेषण बन जाता है। क्या कमाल का लॉजिक है। अगर संज्ञा है तो सर्वनाम बेरोजगार हो गया, उसे विशेषण बनना पड़ेगा। चलिए अब एक वाक्य का असली लाइव पोस्टमार्टम यानी पद परिचय करते हैं। वाक्य है, मैंने उसे बुलाया है। इसमें पहला शब्द है मैंने। इसका पूरा एक्सरे निकालते हैं। पहला भेद, ये इंसानों की बातचीत है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा पुरुष, ये बात करने वाला खुद है तो उत्तम पुरुष है। तीसरा वचन, एक अकेले इंसान की बात है तो एक वचन है। चौथा लिंग, वाक्य पढ़कर जो समझ आए इसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि रूप समान रहता है। और पांचवा कारक, मैंने ने बुलाने का काम किया है तो ये कर्ता कारक है। बहुत बढ़िया विशेषण। अब इसी वाक्य का दूसरा शब्द है उसे। इसका परिचय देखिए। पहला भेद, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा पुरुष, ये कोई तीसरा व्यक्ति है जिसे बुलाया गया है तो ये अन्य पुरुष है। तीसरा वचन, ये भी एक वचन है। चौथा लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। और पांचवा कारक, उसे बुलाया गया है यानी कर्ता के काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। ये एक्सरे प्रक्रिया तो सच में सारे जाले साफ कर देती है। इसी के साथ हम कुछ ऐसे प्रश्नों के उदाहरण भी देख लेते हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। जैसे, दाल में कुछ काला है, यहाँ उंगली हवा में है तो कुछ अनिश्चयवाचक है। और जैसा देश वैसा भेष, यहाँ फेविकॉल लगा है, वाक्यों में जुड़ाव है तो जैसा वैसा संबंधवाचक है। बिल्कुल। तो इस मास्टर रिकैप का निचोड़ यही है कि पद परिचय सर्वनाम का पूरा एक्सरे है, और वो वीटो पावर नियम तो हमेशा ही याद रखना है कि संज्ञा के ठीक पहले आने वाला य या वह सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण होता है। ये पूरी चर्चा वाकई एक आंखें खोल देने वाली यात्रा रही। हमने सर्वनाम को केवल परिभाषाओं में रटने के बजाय उसके पीछे के हर एक पुर्जे और हर एक लॉजिक को खोलकर देखा। अंत में अगर हम सोचें, जरा कल्पना कीजिए कि अगर हमारी भाषा में ये छोटे छोटे सर्वनाम ना होते तो हमारा हर संवाद, हर बातचीत कितनी धीमी, कितनी लंबी और किसी मशीनी गणित के फॉर्मूले जैसी हो जाती। ये छोटे छोटे शब्द, मैं, तुम, वह, जो, सो, दरअसल हमारी सोच की गति को पंख लगाते हैं। ये भाषा को सिर्फ आसानी नहीं बनाते बल्कि उसे एक इंसानी भावना, एक खूबसूरत प्रवाह देते हैं। अगर आप इस अध्याय की पीडीएफ चाहते हैं या अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से टेस्ट हुक रिवीजन ऐप डाउनलोड करें।